CNI में हया जावेद के साथ जुड़ चुके हैं। वक्तन फ़वक्तन हम कुछ शख्सियतों को दावत देते हैं, कुछ मामलात होते हैं, उन मामलात को आवाम तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं और कुछ ऐसे मामलात जो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जो है उन तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जहाँ पे हमको लगता है कि कहीं पे कुछ कमज़ोरी है या सरकार की तवज्जो वहाँ पे मकबूल नहीं होती, हमारी कोशिश रहती है कि हम सरकार तक वो बात पहुँचा दे जिसका पहुँचना बहुत ज़रूरी होता है। SRTC के वजाहत साहब हमारे साथ बैठे हैं, चेयरमैन हैं यहाँ के, तो हम इनसे पूरी तफसीलन बात करेंगे कि हमने देखा कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ आई थी, इस बारे में यहाँ आवाम ने बहुत ही वेलकम किया था, खुश आमदीद किया था यहाँ की सरकार को, और उसमें जो सहूलियत बहाम थी लोगों के लिए, हालांकि अभी भी है, तो लोगों ने खुशी का इजहार किया था। लेकिन अब की बार हमने शिकायत करनी है सरकार से, सरकार भी सुनेगी और वजाहत साहब से भी हम वजाहत तलब करेंगे कि क्यों हुआ ऐसा। वजाहत साहब, आपका खैर मकदम है। वक्तन फ़वक्तन हम आपको तकलीफ़ देते हैं, आज भी तकलीफ़ दे रहे हैं दोबारा। आपसे हमारा पहला सवाल ये है कि जैसा कि हमने कहा कि लोगों ने खुशी का इजहार किया था जब ये इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ यहाँ पे आई, लोगों को बहुत सारी सहूलियत यहाँ पे बहाम हुई। ये बताइए कि हमारे पास शिकायत है कि कुछ गाड़ियाँ जो है वो बेमिना में पड़ी है, उनमें कुछ ख़राबी पैदा हो चुकी है और वो गाड़ियाँ आप अब वहाँ से बाहर निकाल नहीं पाते हैं, कुछ कमज़ोरियाँ हैं। ये क्या वजूहात है, क्यों ऐसा हुआ? आपका शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए। सबसे पहली बात यह है कि ये जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं, ये फेम इंडिया के थ्रू आई थी। एक स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाई, फेम इंडिया। उसमें हर एक स्टेट को अपना एक शेयर मिला। हमें भी 40 गाड़ियों पर मुश्तमिल एक शेयर मिला, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने कंट्रीब्यूट किया और सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंट्रीब्यूट किया। 20 गाड़ियाँ जम्मू में हैं और 20 गाड़ियाँ श्रीनगर में हैं। चूँकि आपको पता होना चाहिए कि ये हिंदुस्तान में पहली बार था कि हमने खुद, यानी टाटा मोटर्स ने पहली बार इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे किया। तो पहली बार होने की वजह से इसमें चार्जिंग कैपेसिटी भी मतलब 100 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं है। बाकी चीज़ें भी इसमें कुछ प्रॉब्लम्स है, क्योंकि पहली बार मैन्युफैक्चर हुआ था ये यूनिट। अब जब फिर से कुछ आएंगी तो वो जो खामियां रही हैं वो ठीक हो जाएंगी। जहाँ तक आपका सवाल का ताल्लुक है कि हमारी गाड़ियाँ ख़राब है, देखिए ये सही बात है। जब ये गाड़ियाँ हमें मिली थी तो इसमें हमारे पास गारंटी जो थी वो 2 डिफरेंट पार्ट्स के लिए थी। जो हाई वोल्टेज जिसमें लगती है वो 5 साल की वारंटी थी, और जो लो वोल्टेज के कंपार्टमेंट का इसमें है वो उसमें 3 साल की थी। तो इस वक्त जो हमें दिक्कत आ रही है वो एयर प्रेशर कंप्रेसर जो है, वो एयर कंप्रेसर इसका ख़राब हो गया है और उसकी मालियत अप्रॉक्सीमेटली 5 से 6 लाख रुपए के करीब है। और दूसरा ये भी मैंने कल भी मीडिया में आया था कि भाई ग्रीसिंग वगैरह इसमें नहीं हुई है। ये बात सही है कि जब हमने ये गाड़ियाँ लाई तो उन्होंने कंपनी ने हमें इसकी जो सर्विस और मेंटेनेंस है उसके हवाले से आगाह भी किया है, ये सच है। और उसमें ये भी है कि इसमें ग्रीसिंग की ज़रूरत पड़ती है, इसमें मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो लेकिन बदकिस्मती से हमने गाड़ियाँ लाई, हमारी कोई कोताहियाँ रही हैं इनको मेंटेन करने में, ये मैं एडमिट करता हूँ। उसमें 2-3 इशूज़ है। एक ये है कि हमारे पास प्रोफेशनल हैंड्स की थोड़ी सी कमी है। रिटायरमेंट काफ़ी हो गई तो उतना प्रोफेशनलिज्म यहाँ पर है नहीं, इस चीज़ को मैं एडमिट करता हूँ। और गवर्नमेंट ने जब हमें गाड़ियाँ दी तो गाड़ियाँ लाने से पहले उसका इंफ्रास्ट्रक्चर देखने की ज़रूरत होती है। हमने गाड़ियाँ लाई, उसके बाद में हमने इसके लिए चार्जिंग स्टेशन बनाए। 2-2, 2.5 करोड़ रुपए एक चार्जिंग स्टेशन में लगा। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ने थोड़ा जल्दबाजी करके इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स दे दी, क्योंकि जब आपके पास इलेक्ट्रिकल व्हीकल है लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आपके पास उसको सर्विस करने के लिए सामान नहीं है, आपके पास ग्रीस नहीं है, आपको इसका नो हाउ नहीं है, टेक्निकल नो हाउ नहीं है। हमारे मिस्त्री बेचारे तो डीजल गाड़ियाँ ठीक करते हैं, वो कहाँ इलेक्ट्रिकल व्हीकल ठीक कर पाएंगे। उसके बाद में जो टाटा मोटर्स थी उनकी जिम्मेदारी थी कि वो वक्तन फवक्तन इसकी ये करते, और जो हमारा P&S या हमारा मैकेनिकल सेक्शन जो है उनकी जिम्मेदारी बनती थी इसको टाइम पे सर्विस करना, इसकी टाइम पे ग्रीसिंग करना, इसके अगर पार्ट्स खराब हुए, अगर वो अंडर वारंटी है तो गवर्नमेंट से एजेंसी से उसको रिप्लेस कराना, अगर नया लाना है तो नया लाना। तो एक तो ये है कि हमारी तरफ से कोताही है क्योंकि प्रोफेशनलिज्म बहुत कम है।
ہمارے پاس نو ہاؤ اتنا نہیں ہے گورنمنٹ کو گاڑیوں کے. اب میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں گا. ہم نے 506 گاڑیاں لائی, ٹرکس اور بسز. آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ ہم کتنے پروفیشنل ہیں. 1 سال ہو گئے ابھی تک ہم فیول سروے کمپلیٹ نہیں کر پائے ہیں. تو یہ بھی ایک بدقسمتی ہے کہ سرکار انویسٹ کر رہی ہے کارپوریشن میں. لیکن ایک چیز اور میں بتاؤں گا, جو نئے مینیجنگ ڈائریکٹر صاحب ہمارے آئے ہیں, راکیش کمار سنگرال جی, انہوں نے اس کارپوریشن کو 3 مہینے میں اتنا آگے لے گئے ہیں کہ پچھلے 4 سال میں ہم نے اتنی ترقی اور اتنا ایک کنٹرولڈ نظام نہیں دیکھا ہے. مت سے کہ جہاں پہ اچھا ہوگا ہم اچھا کہیں گے. ٹھیک ہے, میں یونین کا چیئرمین ہوں, میں ملازمین کی طرف سے ریپرزینٹ کرتا ہوں, لیکن میں ساتھ میں ہی ڈپارٹمنٹ کی خامیوں کو بھی اجاگر کرتا ہوں تاکہ یہ خامیاں دور ہو جائے. کوئی ذاتی کسی کے ساتھ نہیں ہے. لیکن ایم ڈی صاحب نے, میں شکر ادا کرتا ہوں اللہ کا بھی اور گورنمنٹ کا بھی, کہ انہوں نے اتنا بہترین ایم ڈی ہمیں دیا ہے کہ یہ ہر ایک چیز کو دیکھتا ہے کہ کس طریقے سے میں اس کو ٹھیک کروں. کل تک ہماری تنخواہ 4-5 مہینے کی نہیں تھی, آج الحمدللہ ہماری تنخواہ کا کوئی ایشو نہیں ہے. تو لیکن ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اگر گورنمنٹ نے انویسٹ کیا ہے تو ہمیں بھی تھوڑا سا اپنا پروفیشنلزم کو بڑھاوا دینا ہوگا اور ان گاڑیوں کو روڈ وردی کرنا ہوگا. اب اس وقت جن گاڑیوں کی آپ بات کر رہے ہیں وہ کافی عرصے سے پی ایم ڈی ورکشاپ بیمنا میں پڑی ہیں. اس میں 3 گاڑیاں ایسی ہیں جن کا ایئر کمپریشن کا ایشو ہے, جس میں تقریباً 20-25 لاکھ روپے کی, جو میں نے سنا ہے, جتنے میرے پاس انفارمیشن ہے, ہو سکتا ہے میں 100% کریکٹ نہ ہوں, تو اس میں وہ چیز لانے کی ضرورت ہے. لیکن یہ بھی کوئی ایکسکیوز نہیں ہوگا کہ اس میں 6 لاکھ لگیں گے تو آپ نہیں لائیں گے. وہ ہمیں سوچنا چاہیے تھا جب ہم نے یہ گاڑیاں لائی تھی. جب ہم اس گاڑی کو کارپوریشن میں انٹروڈیوس کیا تو ہمیں ان چیزوں کے لیے اسی وقت تیار رہنا تھا کہ اب اس میں لاکھوں روپے کی گریس آئے گی, اس میں ایئر کمپریسر جو ہے اس کی ریٹ 6 لاکھ ہے, 5 لاکھ ہے. یہ چیزیں کرنی ہیں. جب آپ روڈ پہ چلاتے ہو, پیسہ کماتے ہو, لوگوں کو سہولت دیتے ہو, تو جو خرچہ ہوگا اس کی مینٹیننس میں وہ تو کرنا پڑے گا. وجہ صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ بڑی جلدی میں سرکار نے اقدامات اٹھائے ہیں, اس وقت گاڑیاں لی ہے؟ بالکل جلدی میں, اس لیے کہ مجھے لگتا ہے کوئی بھی چیز کرنے سے پہلے اگر ہم گھر میں ہمیں چھوٹا سا کوئی کمرہ بھی بنانا ہوگا, سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ڈرائنگ کہ کیسے بنائیں گے, اس کے بعد میں ہم دیکھتے ہیں مٹیریل کیا لگائیں گے, اس کے بعد میں ہم لاسٹ میں ہم پھر کسی کاریگر کو لاتے ہیں, بھائی آپ ہمیں یہ کنسٹرکٹ کر کے دو. یہاں تو انفراسٹرکچر ہی نہیں تھا, یہاں پہ تو ٹیکنیکل نو ہاؤ ہی نہیں تھا. لانے سے پہلے یا اس گیپ میں جب سے یہ پروکیورمنٹ کا آرڈر ہوا اور جب ڈیلیوری ہوئی, اس بیچ میں جو گیپ تھی, اس گیپ کو صحیح طریقے سے یوٹیلائز نہیں کیا گیا. وجاہت صاحب, ایک اور بات ہے کہ اب اس سے چھوٹی گاڑیاں آ رہی ہے, جس کی تعداد بتائی جاتی ہے کہ 200 کے قریب ایسی گاڑیاں لائی جائے گی, لیکن سیم وہ اسی پیٹرن کی ہے. کہیں سرکار اور غلطی تو نہیں کرے گی؟ یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا. میں چاہتا تھا کہ کوئی میڈیا مجھ سے یہ بات پوچھے, کیونکہ میڈیا میں جو باتیں گردش کر رہی ہیں, کل بھی میں نے کسی ٹی وی چینل پہ دیکھا, باقی جگہوں پہ بھی, کیا SRTC 20 گاڑیاں نہیں سنبھال پا رہی تو 100 کیسے سنبھالے گی. سب سے پہلے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ SRTC نہیں لا رہا ہے. وہ SRTC 100 گاڑیاں 200 گاڑیاں SRTC کا فلیٹ نہیں ہے. یہ جو گورنمنٹ نے یہاں پہ سمارٹ سٹی کا جو کنسپٹ ہے, سمارٹ سٹی میں کہنے کا مطلب نہیں ہے کہ پہلے میں ایک چیز آپ صحیح کریں, میں نے یہ کہا کہ 200 گاڑیاں دوبارہ لائی جا رہی ہے, کئی سرکار غلطی تو نہیں کر رہی ہے. آپ کیا میں بتا دوں, لوگوں میں کنفیوژن ہے کہ یہ سمارٹ سٹی کی جو الیکٹریکل بسز آ رہی ہے وہ SRTC نہیں ہے, وہ سمارٹ سٹی پروجیکٹ ہے, اور وہ ان کو چلانا, ان کو دیکھنا پڑے گا. ہاں, ایز اے سٹیزن آف دس کنٹری, جو میں یہاں رہتا ہوں اس حیثیت سے میں کہہ رہا ہوں, ایک عام ناگرک کی حیثیت سے, کہ اگر آپ ٹیکس پیئر کے پیسوں سے یہ گاڑیاں لا رہے ہیں, ان کی حالت ایسی نہ ہو کہ کل یہ بیٹھ جائے. تو یہاں سے تجربہ لے کر ہمیں پہلے اس کے لیے ایک انفراسٹرکچر کریٹ کرنا چاہیے. چارجنگ اسٹیشن آپ دیکھیں 100 کلومیٹر میری گاڑی دیتی ہے. اگر میرے پاس بارہمولہ میں, اننت ناگ میں, پلوامہ میں انفراسٹرکچر ہوتا چارجنگ کا, میں اسی 100 کلومیٹر پہ اس کو ڈسٹرکٹ تک لے جا سکتا تھا. نو ڈاؤٹ یہ ایک اربن کے لیے بنی ہے, شہر کے لیے بنی ہے, تاکہ لوگوں کی جو سفر کرتے ہیں وہ آسان بنے. لیکن آپ کی بات صحیح ہے, اگر یہ 200 گاڑیاں آئیں گی, وہ اس لیے نہیں آنی چاہیے کہ لوگوں کو دکھانا ہے جی ہم نے الیکٹرک بسیں لائی. وہ چلنی چاہیے, لوگوں کو دکھنا چاہیے کہ ہمیں کچھ ملا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک انفراسٹرکچر کریٹ کیا جائے. اب گورنمنٹ میں ایک اور اسکیم اس وقت چل رہی ہے, ہر ایک اسٹیٹ کو بولا جا رہا ہے کہ بھائی آپ ہم سے گاڑیاں لے لو, الیکٹریکل گاڑیاں. لیکن اس میں ایک الگ سے کنسپٹ ہے, پتہ کیا, کہ ہر 1 کلومیٹر پہ آپ کو 50, 60, 70 جو بھی رقم فکس کریں گے ہمیں یہاں سے دینا ہوگا, اور دن میں آپ کو کم سے کم 200 کلومیٹر چلانا ہے. یعنی ایک ایسی چیز انٹروڈیوس ہو رہی ہے جو پریکٹیکلی گراؤنڈ پہ
पॉसिबल होना नामुमकिन है। अब सिटी श्रीनगर सिटी में अगर कोई गाड़ी चलेगी, मैं आपको बताता हूँ क्या ये पॉसिबल है वो 200 किलोमीटर का सफ़र दिन में करे, और अगर फिर उसके अगेंस्ट में, इसलिए हमने ये 100 गाड़ियाँ लेने से इनकार किया। ऑफ़र हुई थी एसआरटीसी को, लेकिन उसका मॉडल ऐसा था कि हमारे लिए वो फिजिबल नहीं है। अलबत्ता ये 20 गाड़ियाँ हमको ऐसी हालत नहीं होनी चाहिए थी, टू बी ऑनेस्ट विद यू, नहीं होनी चाहिए थी, ये रोड वर्दी होनी चाहिए थी 20 की 20 गाड़ियाँ। अब देखिए हमने इसमें चार्जिंग स्टेशन लगाए, पीडीडी ने महीनों लगाए ट्रांसफार्मर देने में, लाइन रेस्टोर करने में, पैसे भी दिए हमने लाल चौक में एडवांस उनको 45 लाख रुपीस दिए, तब भी आज तकरीबन 1 साल हो गया, अभी तक भी वो कमीशन नहीं हो रहा है जो हमने लाल चौक में चार्ज। यानी इसमें कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, खाली आप एसआरटीसी को इल्ज़ाम लगाएंगे वो भी ठीक नहीं। हाँ, हमारी कुछ कोताहियाँ हैं, इनकी मेंटेनेंस में हमारी कोताही है, उसके लिए मैं माजरत खा हूँ कि हमारे पास प्रोफेशनल हैंड्स की थोड़ी कमी है, क्योंकि यहाँ पे रिटायरमेंट बहुत सारी हो गई। साहब, मैं नहीं मानता हूँ इस चीज़ को कि आप के पास प्रोफेशनलिज्म नहीं है, मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं इतना कहूँगा कि जब गाड़ियाँ खरीदी गई तो सारा माहौल यहाँ की सरकार को मालूम था कि गाड़ियाँ किस तरह ख़राब हो सकती है। मैं सुबह आपके बेमिना वहाँ पे गया था जहाँ पे आपकी गाड़ियाँ पड़ी है, आपके सिराज साहब हैं वहाँ पे, मैंने उनसे बात की, मैंने प्रैक्टिकली देखा कि वहाँ पे गाड़ियों जितना भी उनसे हो सकता है वो अपनी जानिब से कर रहे थे कि कहीं जो कुछ भी उनके बस में था वो देख रहे थे कि क्या कुछ करना है। तो लेकिन बात यह है कि एक गलती तो हो चुकी है, अब नेक्स्ट में 200 गाड़ियाँ यहाँ पे आ रही है, गलती पे गलती दोहरा रहे हैं। मामला है ये कि ये स्मार्ट सिटी का मामला है। भाई स्मार्ट सिटी तो आप बनाने जा रहे हैं, जिस काम के लिए आप ये कर रहे हैं लोगों की सहूलियत के लिए, जब गाड़ी ही बैठ गई क्या वजह। सब एक सवाल आपसे ज़रूर पूछूंगा कि ये बताइए कि जो मैंने सुना कि ये जो गाड़ियां हैं इसके पार्ट्स जो है, जो भी अंदर पार्ट्स लगे हुए हैं, मुख्तलिफ मुल्कों से आए हुए हैं, कहीं एक मुल्क से नहीं है। क्या ये बात सही है? मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। जैसे मैंने पहले आपको कहा कि ये टाटा का पहला प्रोजेक्ट था इंडिया में इलेक्ट्रिकल व्हीकल। अब उन्होंने क्या किया, अब वो भी प्रोफेशनल है, वो कमर्शियल नज़रों से देखते हैं इस चीज़ को, उनको पैसा कमाना है जी। उन्होंने इसके जो कंप्रेसर है उसको डिज़ाइन किया इस तरीके से कि मार्केट में आपके पास मिलेगा ही नहीं। यानी इसके पार्ट्स इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं कि जब ये ख़राब होगा आपको टाटा के पास ही जाना पड़ेगा। अब देखिए अगर नॉर्मल गाड़ी का कंप्रेसर ख़राब होगा वो 10,000 20,000 में कहीं से भी मिलेगा। इस पे उन्होंने डिज़ाइन जो है उसका डिज़ाइन ऐसा बनाया है कि मार्केट में आपके पास नहीं मिलेगा। और अब जब खराब हो गया, अब मोनोपोली जब हो गई तो रेट भी मोनोपोली की चलेगी। अब मैं उसको कहता भाई मैं आपसे नहीं लूंगा, मैं बाजार से लाऊंगा, बाजार में है नहीं, तो मैं डिपेंडेंट हूँ टाटा मोटर्स पे, क्योंकि उसका डिज़ाइन उन्होंने अपने मजाज के हिसाब से बनाया है और रेट भी अपने मिजाज से बने। वरना नॉर्मली कंप्रेसर की 10, 15, 20, 25 हज़ार रुपए की रेट होती है, इस कंप्रेसर की रेट तो 5-6 लाख रुपया है। अब मैं बाजार से लाता, बाजार में अवेलेबल नहीं है। तो ये चीज़ें उस वक्त देखनी पड़ती है जब आप प्रोक्योरमेंट करते हैं, जब आप गाड़ियाँ खरीदते हैं। तो टेक्निकल टीम इसीलिए होती है कि वो इसकी स्पेसिफिकेशन देखे, अपने रोड देखे, अपना। अब देखे बीच में एक एतराज़ है भाई इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा है, क्योंकि स्मार्ट सिटी में जो 6 मीटर या 5 मीटर जितना भी उन्होंने उसमें ये डायमेंशंस रखे हैं ये उससे ज़्यादा है। बीच में इन्होंने बंद भी किया था एसएसपी साहब वगैरह ने। तो इन चीज़ों को उस वक्त देखना होता है जब आप खरीदते हैं। अब अगर ये स्मार्ट सिटी में गाड़ियाँ ला रहे हैं, अब ये भी हो सकता है कि इनका एएमसी हो, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट हो उस कंपनी के साथ कि जब भी खराब होगी वो ठीक करेंगे ताकि इनको इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट ना करना पड़े, ऐसा भी हो सकता है। और सुनने में ये भी आया है कि जो कंपनी मैन्युफैक्चर करके ये गाड़ियाँ देगी कश्मीर को, जम्मू को, वो खुद ही इसको चलाएंगी स्मार्ट सिटी में, ऐसा भी सुनने में आया है। तो अगर ऐसा कोई मॉडल होगा तो शायद ये दिक्कतें नहीं आएगी। अब चूंकि एसआरटीसी एक इंडिपेंडेंट इदारा है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नॉर्मल गाड़ियों का है, पिछले 70 साल से हम लोगों को कैटर कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, हमारे पास हर एक चीज़ है। लेकिन हमारा मेन पावर कम हो गया, यहाँ रिटायरमेंटें बहुत हो गई, उस वजह से जो प्रोफेशनल थे जिनके पास एक्सपीरियंस थी, अब इस गाड़ी में कोई एक्सपीरियंस काम नहीं आएगी। एक नया कंसेप्ट है, इलेक्ट्रिकल की व्हीकल है, हमें नहीं पता है कैसे ठीक होगी, इसमें कंप्यूटर प्रोग्राम्स उन्होंने फीड किए हैं इसके पास। अच्छा दूसरा ये है कि इसमें इंजन तो है नहीं, इसमें तो वो चीज़ें नहीं है कि जो आप नॉर्मल गाड़ी में देखते हैं तो नॉर्मल मिस्त्री ठीक करेगा। अब कंप्रेसर इसका है, मोटर इसका है, तो वो तो उन्होंने डिज़ाइन ही ऐसे किया है, हमारी समझ में कहाँ आएगा वो। तो ये चीज़ें हमें उस वक्त सोचनी थी, या ऐसा करना था कि हमारी टीम में से कुछ लोग टाटा में ट्रेनिंग करते,
वो देखते हैं कंप्रेसर कैसे वर्क करता है, ये मोटर कैसे चलता है, कैसे ख़राब होता है। जैसे कि हमने देखा है आज तक, जब भी हम कभी गाड़ियाँ खरीदते थे हम अपने मैकेनिक्स को वहाँ भेजते थे, वहाँ 10, 15, 20 दिन, महीने की ट्रेनिंग लेकर आते थे। तो इन चीज़ों में थोड़ी सी कोताही हुई है, ये एडमिट करना चाहिए। और जब उनकी पेमेंट डालनी थी उस वक्त पहले हमें परफॉर्मेंस रिपोर्ट देनी पड़ती है कि क्या ये गाड़ी वाकई सही है, इसमें कोई खामी तो नहीं है, उसके बाद में पेमेंट रिलीज होती है। उस वक्त भी मैनेजमेंट की कोताही है कि उन्होंने परफॉर्मेंस रिपोर्ट पे उनको एनओसी कैसे दे दी। अगर उनको पता था ये कंप्रेसर ऐसा है कि ख़राब हो सकता है तो हमारे पास वो मौका था, हम उसमें लिख सकते थे कि भाई इसमें ये खामियां हैं, हम आपकी पेमेंट नहीं छोड़ सकते। जब हमने पेमेंट छोड़ी और परफॉर्मेंस दी, दैट मीन्स वी वर सेटिस्फाइड विद द व्हीकल। तो ये चीज़ें हैं, ये खामियां हैं, ये खामियां मैं उठा रहा हूँ इसलिए नहीं कि मैं किसी पे तनकीद कर रहा हूँ, ताकि मुस्तकबिल में कॉरपोरेशन के साथ जो लोगों की उम्मीदें वाबस्ता है, जो लोगों की भरोसा हम पे है, वो ना टूटे। आज जब गाड़ी सुबह नहीं पहुँचती है अपने रूट पे तो गालियाँ देते हैं लोग, परेशान होते हैं लोग। उनको पता होता है 9 बजे गाड़ी आएगी, मुझे स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है या ऑफिस जाना है, गाड़ी नहीं आती है, भाई चार्जर नहीं है, भाई गाड़ी ख़राब है। ये एक्सक्यूज़ लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है और हमें थोड़ा सा आगे सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये कॉरपोरेशन लोगों की खिदमत के लिए बनी है। मुझा साहब, एक बात ज़रूर कहूँगा आपसे कि यहाँ पे एसआरटीसी की इमेज जो है, यहाँ पे हमेशा सरकार ये कहती आई है कि एसआरटीसी ने कभी फ़ायदा नहीं दिया यहाँ के गवर्नमेंट को। लेकिन देखने वाली बात यह है कि अगर अब सरकार ने कुछ ऐसे इक़दाम उठाए थे कि कुछ ऐसी गाड़ियाँ लाई थी, अब सरकार ने ये वाज़ेह तौर पे ये बात वाज़ेह कर दी कि खुद ही उन्होंने ऐसा कुछ किया, सेल्फ सफिशिएंट बनना पड़ेगा। इसकी सारी जिम्मेवारी मैं आपका सवाल समझ गया। सबसे पहले सरकार को भी, आपको भी और आवाम को भी मैं कहना चाहता हूँ कि ये गलत चीज़ है कि सरकार ने आरटीसी को इसलिए बनाया था कि ये पैसा कमाएगी। आप इसके रूट पे जाइए। आरटीसी कन्वर्ट हुआ, ये जीटीयू था, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग था ये। देन इट वाज कन्वर्टेड इनटू जेकेएसआरटीसी अंडर द प्रोविजंस ऑफ आरटीसी एक्ट 1950। वो क्या कहता है, वो हमें मैंडेट देता है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने एक्ट पास किया है, हिंदुस्तान में जितनी कॉर्पोरेशन है उसी एक्ट के तहत बनी है। हमें मैंडेट है टू प्रोवाइड सेफेस्ट, चीपेस्ट, कोऑर्डिनेटेड एंड एडुकेट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। वहाँ पे nowhere mentioned कि we have to earn profit out of the services. We are service providers. आप मेरा गला पकड़िए कि भाई सुबह 9 बजे गाड़ी पहुँची, वो क्यों नहीं आई, आपकी गाड़ी साफ क्यों नहीं है, आपकी सर्विस अच्छी क्यों नहीं है, मैं अकाउंटेबल हूँ। प्रॉफिट के लिए मैं अकाउंटेबल नहीं हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे बनाया गया है टू प्रोवाइड सर्विस, मैं सर्विस दे रहा हूँ। अब अगर गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी चेंज की, उन्होंने डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी लाई है, इंट्रोड्यूस की है कि भाई हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, बल्कि जो कॉर्पोरेशन है वो सेल्फ सफिशिएंट हो जाए। सर आंखों पे गवर्नमेंट का फैसला हमें मानना पड़ेगा, मगर आपको फिर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स एंड डायमेंशन चेंज करनी पड़ेगी। यू हैव टू चेंज दैट। उसके बाद में आप मुझे बोले भाई आप प्रोफेशनल हो, आप अपना तनख्वाह खुद कमाओ, मैं कमाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन फिर मैं उस गांव में गाड़ी नहीं बेचूंगा जहां मुझे सवारी कम मिलती है, फिर मैं उस रूट पे नहीं जाऊंगा जहां सिविल नहीं जाता है, फिर मैं रेट वो नहीं रखूंगा जो मुझे सरकार बोलेगी। अगर मैं जम्मू के लिए आपसे 500 रुपये लेता हूँ, प्राइवेट वाला 1500 लेता है, मैं क्यों लूँ? मैं 500 भी लूँगा। मैं फिर बड़ी गाड़ी नहीं लाऊंगा, मैं छोटी गाड़ी लाऊंगा। फिर मुझे ये सोचना है कि ये कॉर्पोरेशन मुझे 1000-1500 लोगों का पेट पालने के लिए बनानी है। इस वक्त मैं कॉर्पोरेशन चला रहा हूँ लोगों की सहूलियत के लिए। अब यात्रा है, इलेक्शन है, 26 जनवरी है, 15 अगस्त है, कौन है मैदान में? एसआरटीसी है। सैलाब है, खुदा न खास्ता भूचाल आया है इतनी बार, तो कौन है मैदान में? एसआरटीसी है। सरकार हमसे गाड़ियाँ लेती है, पैसा नहीं देती है। मैं आपको बता रहा हूँ, 26 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, अगस्त हो, कुछ भी हो, हम पैसा नहीं लेते हैं। क्यों? गवर्नमेंट एजेंसी है, गवर्नमेंट के लिए है। तो अगर वो ये सारी चीज़ें करने के बाद हमें बोलेंगे भाई आप खुद कमाओ, खुद खाओ, फिर भाई अपना हाथ हटा दो, इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स चेंज करो, इसके डायमेंशन चेंज करो। हम आपको बोलते हैं हम इसको सस्टेनेबल बनाएंगे, हम खुद कमाएंगे, खुद खाएंगे। एक साइड से आप बोलते हो गवर्नमेंट एजेंसी है, भाई आपको गाड़ी देनी पड़ेगी, सैलाब है तो मुफ्त में लोगों को ले जाओ। पिछली बार आपको पता होगा जब यहाँ पे गवर्नमेंट थी पीडीपी और बीजेपी की, रास्ता बंद हो गया, हमने 65 गाड़ियाँ जो मुझे श्रीनगर फ्री ऑफ कास्ट दी। गवर्नमेंट ने हुक्म किया, हमने किया। गवर्नमेंट ने कहा लेडीज स्पेशल चलाओ, उसमें 4 सवारी होती है, हम चुप करके बैठते हैं, भाई कोई बात नहीं, गवर्नमेंट एजेंसी। तो एक साइड से गवर्नमेंट हमें अपने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव के तहत चलाती है, वो हमें यूज करते हैं टू मिटिगेट देयर ऑब्लिगेशन ऑन अकाउंट ऑफ दिस ट्रांसपोर्टेशन। तो दूसरे साइड से कहते हैं प्रॉफिट कमाओ। भाई एक बात पे कहो, हाँ ये मैं मानता हूं, एक बात मैं एडमिट करता हूं, गवर्नमेंट दे हैव इन्वेस्टेड हेवीली इन कॉर्पोरेशन,
रिसेंटली we have procured 506 vehicles. अब हमारी मोरल ड्यूटी है कि हम सेल्फ सफिशिएंट बने, हम इससे कमाएं और इस हद तक कमाएं कि गवर्नमेंट को हमारी मदद करने की जरूरत ना पड़े और साथ ही साथ लोगों को सहूलियत दे. इसलिए मैंने कहा कि जो इस वक्त मैनेजिंग डायरेक्टर है, अल्लाह ताला ने इसको हमारे लिए यहाँ पे भेजा है ताकि ये डिपार्टमेंट वो अपना खोया हुआ मुकाम वापस हासिल करे. इस वक्त इंशाल्लाह ताला मैं आपको वसूल के साथ कह सकता हूँ कि अगर ये एमडी साहब कम से कम 2 साल तक यहाँ रहे, क्योंकि यहाँ हुकूमत की आदत है वो हर 3-4 महीने 6 महीने बाद एमडी चेंज करते हैं. अगर ये एमडी साहब 2 साल तक रहा तो 2 साल के बाद मैं आपको बुलाऊंगा और मैं आपको फिगर दूंगा कि इन 2 सालों में इस एसआरटीसी ने कितनी तरक्की. अब यह है कि बद से बदनाम बुरा, हमारे ऊपर एक टैग लग गया है कि ये भाई खसारा है. ऐसा कुछ नहीं है. आप उस खसारे के अगेंस्ट में देखो, आप अस्पताल, स्कूल, वाटर वर्कर्स, यहाँ पे तो आप लोगों से उतना पैसा नहीं लेते हैं कि आपको प्रॉफिट मिले. क्यों? ये बेसिक फैसिलिटीज़ है. ट्रांसपोर्ट भी तो बेसिक फैसिलिटी है. हम तो इस वक्त भी गाँव उस इलाकों में जाते हैं जहाँ पे प्राइवेट नहीं जाता है. तो इस चीज़ को आप इग्नोर नहीं कर सकते. आपको देखना पड़ेगा कि हम बेसिक फैसिलिटी भी दे रहे हैं. वजाद साहब, इस एतबार से मुझे ये बात करनी पड़ी. मुझे याद है कि आपके एसआरटीसी के मुलाजमीन हैं जो रिटायर हो चुके हैं, वो आपके दर पे आते हैं यहाँ पे, भाई हमारी ग्रेजुएटी है, हमारी तनख्वाहें हैं वो अभी तक हमें नहीं मिली. देखिए वजाद साहब ने वजाहत कर ली, लोगों की फैसिलिटी के लिए ये सारा इदारा बना था, इसमें प्रॉफिट कमाने की सरकार ने गुंजाइश ही नहीं है, लोगों की सहूलियत के लिए है. लेकिन बदकिस्मती ये है कि उन लोगों ने अपना काम अपनी सारी उम्र लगा दी इस एसआरटीसी डिपार्टमेंट पे. आज धर धर की ठोकरें. मैं इसमें आपके इल्म में इजाफा करूँ. ये बात सही है कि यहाँ पे जो 2019 से रिटायर हुए उनका रिटायर बेनिफिट्स नहीं मिले हैं. जी जी. लेकिन अल्लाह का करम है और मैं शुक्रगुजार हूँ कमिश्नर सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट साहब. जब हमने पिछले साल हड़ताल की कॉल दी तो उन्होंने हमें बुलाया, वहाँ पे मीटिंग हुई जम्मू में, और उन्होंने वहाँ पे वादा किया कि मैं 10 करोड़ रुपए आपको दूंगा ऑन अकाउंट ऑफ लिक्विडेशन ऑफ दिस लाइबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ दिस रिटायर बेनिफिट्स. तो उन्होंने वो वादा पूरा किया. हमें 10 करोड़ रुपए मिले वहाँ से पर्टिकुलरली उनके लिए. उनमें से हमने तकरीबन 100 लोगों को पैसे दे दिए. अभी कितने बाकी हैं वो वही मैं कह रहा हूँ. दूसरा एग्जैक्ट फिगर मेरे पास इस वक्त नहीं है. एक तो वो 100 लोग तकरीबन उस 10 करोड़ से हमने 80-85 लोग निकाले, और दूसरा मौजूदा मैनेजिंग डायरेक्टर साहब ने पिछले 3 महीने में सिर्फ विद इन शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, एक तो हमारी 4 महीने की तनख्वाहें वागुजार की. दूसरा उन्होंने हर महीने 8-10-15 लोगों को रिटायर बेनिफिट्स दे दिए. अभी भी उस प्रोसेस में है कि हम कोशिश कर रहे हैं. तकरीबन हमने मार्च 2000 तक जितने लोग थे उसमें कुछ और 2-4 लोग हैं वो हमने क्लियर किया है. अब हमें 21-22 यानी बोझ कम हो रहा है. देखिए हमें यह परेशानी थी कि ये बोझ बढ़ रहा है. तो ये अगर पिछले साल 30 करोड़ था और 40 होता, कल 50 होता, हम इसी बोझ के नीचे दब रहे. अल्हम्दुलिल्लाह आपका ये कहना सही है. लेकिन इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ कि ये मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि उन्होंने अगर 500 गाड़ियाँ हमें दे दी, अब हम सेल्फ सफिशिएंट होंगे, लेकिन हमारे सर पे कर्जा है. ये जो लोग रिटायर हो गए हैं ये बेचारे रोज यहाँ दर दर की ठोकरें खा रहे हैं. बीमार है कोई, किसी का घर में प्रॉब्लम है. अगर गवर्नमेंट हमें 50 करोड़ रुपए का एक छोटा सा पैकेज, गवर्नमेंट के लिए 50 करोड़ कोई चीज़ नहीं, खाली इनके लिए एक 50 करोड़ रुपए का पैकेज देती, ताकि जो हम नई गाड़ियों से कमा रहे हैं उसको हम सैलरी और अपने परफॉर्मेंस को और बेहतर करने के लिए, सर्विसेज को और ठीक. अब देखें, आप कमाओगे महीने को 20 करोड़ रुपया, यहाँ से आपका 30 करोड़ कर्जा होगा, आप तरक्की कैसे करोगे? तो हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट एक उसको क्या कहते हैं हैंड होल्डिंग करे, थोड़ा सा कुछ दे दे ताकि हम इनकी जो लायबिलिटी खत्म करें. 7th पे कमीशन अभी भी हमारे पास नहीं, हम 6th पे कमीशन में तनख्वाह ले रहे हैं. उसमें भी गवर्नमेंट को थोड़ा सा देखिए, अगर हम काम अब कर रहे हैं, चाहे यात्रा हो, इलेक्शन हो, जो भी कोई काम है, एसआरटीसी का ड्राइवर जब आप रात को भी सो के उठेंगे तो आपको जहन में रखना चाहिए कि इस वक्त भी आरटीसी का ड्राइवर किसी न किसी जगह चल रहा होगा. हम तो काम कर रहे हैं, रिजल्ट भी अब हमें जवाब चाहिए. वजाद साहब, ये गाड़ियाँ जो अभी आपको वर्कशॉप में पड़ी है, कितने दिनों तक आपको अंदेशा है कि वहाँ पे रहेंगी? देखिए, जहाँ तक तीन गाड़ियों का ताल्लुक है जिनका एयर कंप्रेसर का है, उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि फिर वो रिप्लेसमेंट है, क्योंकि उसकी रिपेयरिंग शायद नहीं हो सकती है. लेकिन चूंकि अब ये कल से पब्लिक एमडी साहब की नोटिस में है, ये जनरल मैनेजर साहिबान की नोटिस में भी है, मुझे लगता है बहुत जल्द इसमें कुछ ना कुछ करने की ज़रूरत है. और मैं भी अपने हिसाब से जो मेरी जुरिस्डिक्शन है उससे मैं भी इस चीज़ को उठा के कोशिश करेंगे कि आवाम को राहत मिले और जल्द से जल्द ये गाड़ी आउटसेट हो जाए.
नाज़रीन, आवाम की सहूलियात के लिए ये गाड़ियाँ लाई गई थी यहाँ पे, और इसमें इन लोगों ने हमें लास्ट में यही लगा कि जो वजह साहब ने वजाहत की, सरकार को उस टाइम सोचना था कि कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। आज प्रॉब्लम हो गई और गाड़ियाँ वर्कशॉप में बैठी है। जो लोग आदी हो चुके थे उन्हें लगा था कि बस लक्शरी गाड़ी में बैठे हैं हम, आज वो बेचारे कह रहे हैं कि भाई वो लक्शरी गाड़ी कहाँ गई। ये देखना पड़ेगा यहाँ की सरकार को। और दूसरी जानिब से 200 गाड़ियाँ जो आप ला रहे हैं SRTC से, उसका कोई लेना देना नहीं है, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत आ रही है। अगर उनका भी यही हाल है तो सरकार को अभी भी लगता है कि मौका है कि वो देखे कि कहीं ऐसी प्रॉब्लम ना हो। लोगों को आप आदी तो बनाते हैं इन चीज़ों का, लेकिन लोग फिर चिल्लाते हैं, सरकार खामोश तमाशाई बनी होती है। अब की बात जितनी भी गाड़ियां वर्कशॉप में पड़ी है, हमारी यहाँ की सरकार से गुजारिश है कि इमीडिएटली देखें कि क्या कुछ करना है और इन गाड़ियों को अपने अपने रूटों पे भेज दिया जाए ताकि लोगों को दोबारा मुसीबत का सामना ना करना पड़े। वजाहत साहब, हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। जितनी भी इंफॉर्मेशन थी आपने पहुँचा दी आवाम तक। कुछ बातें ऐसी होती है जो आवाम नहीं जानती है, शायद ये तस्वर करती है। मैं भी शायद इस एतबार से आया था कि मैं आज वजाहत साहब को पकड़ूंगा और कहूँगा कि देखिए जी, आपकी गाड़ियाँ वहाँ पे पड़ी है। तो जब आवाम को भी पता चल जाता है कि SRTC का कोई इसमें अमल दखल है ही नहीं, इस एतबार से कि कोताहियात तो हुई है, लेकिन जो फाइनली करना है सरकार को ही करना है, आपके बस में नहीं है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।